ऐसा सोचा ही नहीं था। निकला क्या, ओदा पहाड़, वो निकली चुहिया, ये निकला चूहा। ठीक, तो राहु, अब ये तो एक पहलू है, राहु विदेशी चीजों का कारक है, फॉरेन एलिमेंट का कारक है। तो यानी कि स्पाउस कहाँ से आ रहा है, अलग कल्चर से आ रहा है, अलग सोसाइटी से आ रहा है, अलग हमारी मान्यताओं से आ रहा है, अलग धर्म से आ रहा है। अब उसी में और तगड़ा हो जाए तो हिंदू मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन शादी हो जाएंगी, थोड़ा सा बेटर हो तो कहो सिख सही हो जाए। ठीक, और चलते हैं आगे। 7th हाउस प्रोफेशन का भी है, अब वहां अग्नि तत्व की राशि पड़ जाए, जल तत्व, इनका भी इफेक्ट आएगा। तो क्योंकि राहु प्रोफेशन का, अब जैसे तुम समझो कुंभ राशि पड़ जाए 11th में और वहां पे राहु हो जाए, ठीक है, तो जब कुंभ राशि पड़ जाए, या मान लो वहां पे मकर राशि पड़ जाए, तो मकर राशि में राहु क्या करेगा, वो तुमको अपनी कम्युनिटी, अपने प्रदेश, अपने लोगों के लिए जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए लड़ाई करा देगा, क्योंकि शनि की राशि है, शनि भी सेवक है। तो सेवकों के लिए तुम अंडर प्रिविलेज नेता बन के मैं लाऊंगा तुम लोग के लिए अमृत, तुमने बेटा बहुत सांप की पूंछ खींची लेकिन तुम्हें नहीं पीने को मिला, सब उधर वाले पी गए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम शोषित हैं, हम ST SC हैं और ये सब जो है मलाई खा रहे हैं सरवाड़ लोग। तो राहु लड़ेगा अपने हक के लिए, हम तुमको अमृत लाके देंगे। क्यों? क्योंकि मकर राशि और धनु राशि शनि की राशि है, सेवकों की राशि है, शूद्रों की राशि है, शूद्र वर्ण बताया इनका। तो सेवक को के साथ अन्याय और राहु उनकी फाइट करेगा। तो राहु बहुत अच्छा प्लेनेट है, हम तो बहुत खुश होते हैं राहु के साथ, राहु को देख के कि राहु से बढ़िया तो कोई प्लेनेट ही नहीं, लेकिन उसकी ऊर्जा को जब समझ लो तुम, और नहीं तो फिर वो सत्यानाश कर देगा, क्योंकि उसके अंदर राशियां भी इसमें बटी हुई है, शूद्रों की वर्णों में बटी हुई है। ये सब, यही तो सब क्लासिक सीखने हैं आपको, क्लासिफिकेशन। ये नई बात पता चली भाई ब्राह्मण वर्ण की राशि, भाई तुम्हारी मीन और धनु ब्राह्मण वर्ण की राशि है, मेष जो है छत्री है, एक सिंह राशि छत्री है, वैश्य वर्ण की राशि जो है तुम्हारी बुध की राशियां वैश्य वर्ण की हैं, कहीं कहीं पे चंद्रमा की राशि को भी वैश्य वर्ण का बताया गया है, ठीक है, शनि की राशियां सेवक वर्ण की। तो यही सब तो फंडामेंटल क्लियर कर रहे हैं, उससे भी सब प्रेडिक्शन निकलते हैं, हर चीज से प्रेडिक्शन निकलता है। तो राहु सप्तम में बहुत कलाकार है, मन भर जाता है उसका कुछ समय के बाद। तो जिस पत्नी को या पति को बड़े चाव से लाता है जीवन में, वही बहुत जल्दी खिलौना है, थोड़ी देर खेला उसके बाद कहता है बेकार, दूसरा लाएंगे। चलिए, उम्मीद है ज्यादा नहीं मैंने कुछ कहा बताने को, तो हम आपको बहुत सारी बातें बता दें जो कभी डिस्कशन करेंगे। अब कौन, अच्छा नीलम, तुम बहुत पुरानी स्टूडेंट मेरी, तुमको उससे आखिरी मिलेंगे, मनीष कुमार को लेंगे हम। प्रणाम गुरु जी। हाँ भाई मनीष, हंस रहे हो गुरु, तुम्हें लग रहा है आज मजा आ रहा है क्लास में। हाँ जी, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा सीखने को मिला। तो मुझे ये पूछना था, स्पोर्ट्स के लिए कौन सा मतलब प्लेनेट और हाउसेस देखेंगे स्पोर्ट्स के? कभी ब्रूस ली का चार्ट देखा है, कभी माइक टाइसन का चार्ट देखा है, कभी मोहम्मद अली का चार्ट देखा है? ये जब 3 चार्ट देख लेना तब स्पोर्ट्स का क्वेश्चन हमसे करना, फिर भी हम बता देते हैं। अष्टक वर्ग में छठे हाउस में नंबर होने चाहिए 1.5 से 40 के आसपास। तो शत्रुहंता, स्पोर्ट्स का मतलब शत्रुहंता, सामने वाले को पराजित करना है, तो शत्रुहंता छठा मजबूत होना चाहिए। पंचम हाउस क्रिएटिविटी और स्पोर्ट्स का होता है, मंगल और मरकरी स्पोर्ट्स के कारक होते हैं। अब शतरंज के नहीं होते हैं, पावर गेम के होते हैं जिसमें मेहनत करनी पड़े, वो नहीं कि शतरंज खेल रहे हो, लूडो खोल रहे हो, उस गेम का हमसे ना पूछना, ठीक है? थैंक यू। उनका कॉम्बिनेशन देख लो, मिल जाएगा जवाब। ओके। तो शतरंज लूडो के कौन होते हैं? तुम सबसे बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बनोगे। मतलब हमने बोला नहीं, तुमने लपक लिया हमारी बात। अब हम शतरंज लूडो बताएं तुम्हें। अरे पहले देखो कि उनके गुण तत्व धर्म क्या है। एक आदमी फुटबॉल के पीछे 11 लोग पड़े हुए हैं, 2-4-5 किलोमीटर दौड़ना पड़ रहा है 25 से आधे घंटे में, और शतरंज के टेबल पे बैठे हैं, दिमागी कसरत है, दिमाग का खेल है, तो उसके लिए भी कारक लगेंगे, लेकिन दूसरी तरह से लगेंगे। तो ये तो सोचो, हो सब कुछ हम ही बताएंगे तो तुम क्या करोगे? इंद्रप्रीत जी अनम्यूट करें। आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मैम। नमस्कार गुरुजी, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। बहुत नॉलेजेबल क्लास है आपकी, है ना? मेरी आपकी बात भी हुई थी सुबह, तो मैं उसी टॉपिक की बात करूंगी। वो सप्तम का राहु था जो,
तो आपने वो तो सही बोला है ना कि एकदम से आ, मतलब मन हट जाना है ना। पर अगर हम शादी की इस चीज से बात करें तो अगर शादी को लेके किसी और कम्युनिटी में अगर शादी करते हैं तो वो चीज सक्सेस होती है। तो ऐसा जैसा मन अपनी कम्युनिटी में शादी करके होता है, अगर और कम्युनिटी में करें तो हम चेंज कर सकते हैं राहु के इफेक्ट या नहीं? कुछ राशियों में एडजस्टमेंट किया जा सकता है, कुछ राशियों का द्विस्वभाव राशि गुण होता है। कोई राशि मान लो स्थिर है, वो फिक्सिडिटी है, वो हिल डुल के लिए, यानी वो समझौता नहीं करेगी। बात को समझो, सप्तम भाव स्थिर राशि है तो वो चट्टान की तरह ठीक हो गया, अब वो हिल डुल नहीं रहा है, वो फ्लेक्सिबल है तो थोड़ा बहुत समझा बुझा के फ्लेक्सिबल उसको समझाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है ना, चीजें सब समझनी पड़ती हैं। कोई ग्रह है मान लो फ्लेक्सिबिलिटी से तमेश, भाई राहु तो को लॉर्ड है ना, मतलब वो तो किराएदार है, उसका मालिक यानी सेवंथ लॉर्ड भी कहीं होगा। वो कैसा प्लेनेट है, वो थोड़ा सा हिलडुल वाला है, वो थोड़ा सा समझदारने वाले हुए, वो भी फिक्स है, यहाँ हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, तो फिर काम नहीं होगा। और अगर फ्लेक्सिबिलिटी उसमें है तो समझाया जा सकता है उससे। ठीक है। एक चीज और, मंगल जैसा प्लेनेट वो कहता है मैं टूट जाऊंगा नहीं झुकूंगा नहीं, ठीक है जी पड़ता है ना प्लेनेट। अब वही बुध है, वो कह रहा है जिसने 2000 रुपए ज्यादा बढ़ा दिखा हम तुम्हारे साथ है, ठीक है फ्लेक्सिबिलिटी है ना, दुई स्वभाव का मालिक है ना राशियों का। तो ये सब चीजें जोड़नी पड़ती हैं हम लोगों को, चीजें किसी के भी सवाल का जवाब देने के लिए। तो आपको हमने जो सिखाया पहले वो पकड़ो, किसी के जीवन से जो भी सवाल आ रहा है उस सवाल में उसके सवाल की एनर्जी में कौन, जैसे आपने कहा शादी टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी, तो शादी टिकने के लिए शुभ ग्रहों की दृष्टि चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। अब पति पत्नी की एक दूसरे से पोजीशन, जैसे अभी मैंने कहा 2 12 हैं 5 9 हैं, कई सारे एस्पेक्ट लगते हैं, लेकिन फिलहाल तो हम कारकों की बात कर रहे हैं। तो कारक को तो कम से कम कारक में ही मास्टरी हासिल करिए, ये ग्रह समझदार है या स्ट्रिक्ट है या थोड़ा सा समाज से घुलने मिलने वाला नहीं है, तो उनकी क्वालिटी को तो पहले देखिए कि इन दोनों लड़का लड़की का जो संबंध बना है उनमें ये जो गुण हैं वो किस लेवल तक कंप्रोमाइज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे लोग। मान लो किसी वजह से करा भी दो, बाद में कोई और बड़ा कांड हो जाए तो इससे अच्छा खत्म। और एक चीज बोलिए जैसे आपने बताया कि राहु फॉरेन एलिमेंट है, ठीक है, तो अगर पंचम राहु बहुत कुछ और भी है लेकिन उसमें से मेन उसको फॉरेन एलिमेंट कहा जाता है जी। तो अगर हम उसको पंचम भाव में लाए, जैसे वो संतान का भी कारक है, किसी को बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है तो अगर सपोर्ट कर रहा है जुपिटर और वीनस तो आईवीएफ करा ले। ओके ठीक है, वो तो ले ले जी। सैरोगेट मतलब सैरोगेसी से करा ले। जी 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 कृत्रिम तरीकों से जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद, यही था मेरा क्वेश्चन। थैंक यू मैम। वरुण जी जगन्नाथ शिव हरे जी को करिए जरा अनम्यूट। अच्छा ठीक है, वरुण जी 2 मिनट रुक जाइए। जगन्नाथ शिव हरे, अगर वो आना चाहें तो। जगन्नाथ शिव हरे जी अनम्यूट करें। नहीं अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। नमस्कार सर। अब तुम्हें जिसको लेना ले लो। आइंदा प्रीत नहीं। वरुण जी अनम्यूट कीजिए। जय श्री राम सर। अरे वरुण भैया जय श्री राम। सर जैसे आज आपने बताया कि केतु जहाँ पे भी बैठते हैं वहाँ की एनर्जी सोख लेते हैं, एब्जॉर्प्टिव टेंडेंसी का प्लैनेट होता है, ठीक है। और केतु जो है इंटरनल जर्नी कराता है, अपने आप में मस्त रहता है, दुनिया आउटवर्ड जर्नी नहीं करता है। तो जिस भाव में भी होता है ये उसकी अपनी क्वालिटी है दैट एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ दैट हाउस। और जिस प्लैनेट के साथ होगा, क्योंकि केतु विच्छेदन का ग्रह है, इम्प्यूटेशन का कारक है। वो अब इतनी चीजें आपको समझा दी, अब आप अपना क्वेश्चन को आगे करें। जी। तो जैसे अगर लग्न में बैठता है तो लग्न में अगर केतु बैठेंगे तो 7th हाउस में राहु आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे जी। तो अब यहीं पे रुक जाओ, जब भी लग्न, लेकिन पहली बात तो ये दोनों अकेले होने चाहिए, ठीक है, अदरवाइज कोई और प्लैनेट होगा तो उसकी ऊर्जा मिक्सिंग हो जाएगी। हम अभी मून के साथ अगर
हम तुम्हारे मून के साथ का जवाब नहीं देंगे, हमें जो सबको सिखाना है वो सिखाएंगे। अब यहाँ पे तुम सब लोग समझो कि राहु केतु अकेले केंद्र में बैठे हैं, लग्न में और सेवंथ में। तो ऐसा नहीं है कि आदमी पैदा होते भी सन्यासी और इंटरनल अघोरी टाइप का और अपने आप में रहने वाला हो सकता है, लेकिन क्योंकि सेवंथ में राहु है तो वो लाइफ के पहले स्टेज में सब कुछ कराएगा, पत्नी के प्रति, दुनियादारी के प्रति, मटेरियलिस्टिक रिचेस के प्रति। लेकिन जब वो राहु वाली जब पत्नी ले आएगा, उसके साथ रहेगा और जब कहेगा अबे खोदा पहाड़ निकली चुईया, तो विरक्त होएगा, तब केतु एक्टिवेट होगा। अबे हमने बेकार साले हुए इंस्टीट्यूट में फंसे, शादी न करते तो। अब यहाँ पे उसकी विरक्ति और धर्म की तरफ आस्था और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े और फिर फक्कड़ बन के दुनिया में घूमने का एटीट्यूड डेवलप होगा। जब कहते ना वो आदमी है जो लड्डू खा के पछताता है। आदमी कहता ना शादी वो लड्डू है जो ऐसा पछताने है तो खा पछता लो। तो ये जो राहु और केतु लग्न में है और राहु सप्तम में, तो ऐसा आदमी 100% लड्डू खा के पछताएगा। तब जाके बाद में वो धर्म कर्म तंत्र मंत्र हीलिंग इंट्यूशन, केतु इंट्यूशन का कारक है, लग्न में बैठा केतु इंट्यूटिव बना देता है, ज्योतिष बना देता है, लेकिन उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी। बहुत बुरी, बहुत अच्छी कंडीशन में गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो भी डिस्टर्ब होगी, लेकिन समाज के डर से, माँ बाप के डर से, दुठन बच्चा पैदा हो गए तो उनकी जिंदगी का हुई, तो इसलिए चलती रहेगी धक्का साई से। चलो निपटा लो अब जो होगा तो। ओके ओके। और जुपिटर की अगर मतलब दृष्टि पड़ी या जुपिटर अगर जैसे जुपिटर की दृष्टि पड़ गई तो माँ बाप के सोच के, खानदान में अपनी इज्जत का सोच के, अपने बच्चों का चेहरा देख के कहेगा हटाओ यार, नहीं लेते हैं डाइवोर्स, अब ये अगली जिंदगी में बिल्कुल नहीं करेंगे, इस बार तो गलती कर गए राहु चक्कर में जोश में आके, अगली बार बिल्कुल नहीं करेंगे शादी। देखो जगन्नाथ सिंह भरे भाई आ गए, उनको करो अनुरोध। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। जगन्नाथ भैया प्रणाम। हमने आपको किसी बहुत स्पेशल पर्पस से किया है, हम आपसे कुछ देर बात करना चाहेंगे। कहाँ के रहने वाले? हाँ सर, धौलपुर राजस्थान। राजस्थान, अच्छा। तो ये बताइए, आर यू एंजॉइंग? यस सर। कोई सवाल पूछना चाहते हैं? सर जैसे धनेश और लावेश एक साथ में हो, राहु साथ में हो अष्टम में, तो फिर बचा क्या? बढ़िया अकल्ट से, अकल्ट को नेटवर्क सर्किल में, दोस्तीदारी में व्यापक रूप से फैला के धन इकट्ठा करने का 100% कॉम्बिनेशन है, क्योंकि राहु 8th में अकल्ट भी देगा, नई नई टेक्निक देगा, और धन और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन आपको मदद करेगा, यानी परिवार भी मदद करेगा। 11th हाउस में आपका नेटवर्क, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, तो बढ़िया गूगल में 1-2 लाख के ऐड डाल दो अपने नाम के और बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे जब सीख लेने को, और सीख चुके होगे तो मुझे लगेगा, क्योंकि जब धनेश और लाभेश तुम बोलते हो तो इसका मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी ज्योतिष की ठीक है, तो 4 साल 10 साल पढ़ चुके हो। नहीं इतना नहीं सर, करीब 2 साल हुए हैं। 2 साल पढ़ चुके हैं। सर तो अच्छा है भाई। देखो दोनों धन के लॉर्ड 8th में जाके लोग कहेंगे खराब है, 8th में जा रहे हैं, 8th, अरे तो 8th तो अनाप शनाप पैसा, 8th हाउस अनअर्न्ड मनी है। राहु अनअर्न्ड मनी का कारक है, क्योंकि राहु कोई मेहनत तो करता नहीं है, राहु तो शॉर्टकट से पैसा कमाता है। तो अगर, और फिर तुम्हारे पास तो डबल लग्न कौन सी है? मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न में चंद्रमा हो गया, ठीक है, हाँ और मंगल हो गया, तो ये तो ऐसे भी लक्ष्मी योग है, लेकिन छुपा हुआ लक्ष्मी योग है। हाँ सर। तो छुपा हुआ लक्ष्मी योग, तो तुम्हें तो कायदे से महाविद्या पूजनी चाहिए। ठीक है सर। वो ऑलरेडी हो गए। हाँ सर, समझ गए। ठीक है, ठीक है सर। बड़ा अच्छा लगा जगन्नाथ भाई आपसे बात करके, और हमारी शुभकामनाएं। डबल एन आपने किसी पर्पस से अपने नाम में साथ बढ़ाया है, और डबल टी तो इसी तरह बढ़ेगा, एक्सपेंड करेगा थैंक यू आपका ज्योतिष। थैंक यू। चलो अनुरोध, आप तुम्हें किसी को करना तो कर सकते हो। रितु जैन जी अनम्यूट करें, जनरली हैंड रेज नहीं करते ये। अच्छा हाँ, फिर बिल्कुल। हाँ रितु मैम प्रणाम। सर प्रणाम। सर मेरा एक सवाल था कि आपने बताया कि राहु जहाँ पर होता है वहाँ पर फॉरेन एलिमेंट कुछ आता है, तो मेरा राहु एक्चुअली 10th में है। राहु के बहुत सारे कारक में एक कारक फॉरेन एलिमेंट है, तो इस पर भी विचार कर लेना चाहिए। आउट ऑफ द बाउंड्री राहु, मैं जब एस्ट्रोलॉजी किसी का चार्ट देखता हूँ तो मैं राहु को सिर्फ एक लाइन से देखता हूँ, रिस्क रिवार्डिंग राहु। जहां भी राहु बैठा होगा वहां पे राहु रिस्क लेगा और रिवार्ड पाएगा। अब ठीक है, फॉरेन एलिमेंट कारक है। अब मेरे मुंह में लगे हैं सर, मेरे थ्रोट के नाल भी बहुत इसलिए मैंने पूछा। हाँ तो होगा। और मेरे सन है 2nd हाउस में, इससे लगे हैं।
या पता नहीं, मतलब मुझे नहीं पता। ऐसे होता है, बिल्कुल सही बात है यही। और ये देखिए आप लोग लगाएं, छोटी छोटी बातें हैं, स्नैपशॉट प्रेडिक्शन, लेकिन स्नैपशॉट प्रेडिक्शन में हम आपको वो सिखाना चाहते हैं जो कम से कम एटलीस्ट 70% लगे। हम 90-90 वाली सब झूठ बोलते हैं, जो कहते हैं 90% 100%, लेकिन एटलीस्ट अगर 70% तक तुम्हारी चीजें सही जाती हैं तो तुम मान चलो कि तुम्हारे ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है। 90-90 कोई नहीं बता सर काफी काफी आपसे पढ़ने के बाद तो मुझे बहुत कुछ समझ में आया। पहले समझ ही नहीं आता था कुछ भी, अभी मुझे काफी कुछ आ रहा है। सर एक सवाल और था मेरा, सकता। जैसे मकर लग्न है, तो मकर लग्न में जुपिटर 3rd और 12th का लॉर्ड बनता है। एक मिनट, मकर लग्न है, हाँ, जुपिटर जो है तो उसमें जुपिटर 3rd और 12th का लॉर्ड बना। तो अब सर इस जुपिटर को, अब वो भले ही कहीं भी बैठे, तो क्या हम उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? मतलब देखिए, पहली चीज आप ये समझिए, आप किसी भी चार्ट में ये जानने का प्रयास करिए कि व्हाट इज 3rd हाउस एंड 12th हाउस। ठीक है, 3rd इज कम्युनिकेशन, 3rd बहुत सारी चीजें और 12th भी बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद दोनों राशियां जो है गुरु की हैं, जो कि धर्म, ज्ञान, एजुकेशन। अब 3rd हाउस में जब जो है मीन राशि पड़ेगी, तो मीन राशि 4th से 12th है, यानी घर जो है ओवरसीज, घर से जब अलग होगा तो आदमी ओवरसीज जा सकता है। ज्ञान की राशि है, ज्ञान की तलाश में बाहर जा सकता है, या 3rd हाउस कम्युनिकेशन की है तो वो छुपी हुई विद्या को कम्युनिकेट करे। 12th राशि हॉस्पिटल, एसाइलम, पागल खाने की भी है, उससे संबंध बन सकता है। ठीक है, बन सकता है। अब प्लैनेटरी पोजीशन देखनी पड़ेगी कि पागल खाने से संबंध का अलग कॉम्बिनेशन है, जेल में जेलर भी हो सकता है, जेल में कैदी भी हो सकता है, वो कॉम्बिनेशन अलग है। तो आपको पहले तो क्या करना है, आप सिंपल 3rd हाउस और मिथुन राशि बेसमेंट में है, गोदाम में, उसके ऊपर जो है मीन राशि आई है। तो जो प्रिडिक्शन करोगी बेसमेंट में मिथुन राशि को लेके चलोगी, उसके ऊपर मीन राशि की बिल्डिंग लेके चलोगी, और जो ग्रह आएगा वो उसमें रहने वाला है। तब तीनों को एक एक्सट्रीम लाइन करके प्रिडिक्शन कब करेंगी तो आपको क्लियर कट जवाब निकल के आएगा। अब यहाँ पे 12th, अब सिंपल सी बात है, इस मकर लग्न वाले को अपने छोटे भाई बहन के लिए एजुकेशन के लिए खर्चा करना पड़ता है। उसको सेट करने के लिए छोटे भाई बहन को के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3rd और 12th लॉर्ड एक ही है। कहाँ बैठेगा? तो जैसे मान लो सप्तम में, नवम में बैठेगा तो छोटे भाई बहन की शादी में करना पड़ेगा। 3rd से पंचम कौन सा हाउस होता है? 7th और 7th में कॉम्बिनेशन इन दोनों का गुरु बैठ जाए तो छोटे भाई की एजुकेशन के लिए करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर खर्चा है और छोटा भाई है, तो जुपिटर जहाँ बैठेगा तो दोनों का संबंध उस हाउस से क्या बन रहा है? क्यों? मान लो 3rd हाउस से मिथुन राशि से पंचम बैठ गया जुपिटर, तो पंचम क्या है? लव लाइफ है, एजुकेशन है, तो खर्चा हाँ करना पड़ेगा। तो अभी समझ में आया? समझ में आया। ऐसे प्रैक्टिस मतलब ऐसे काफी कुछ समझ में आया मुझे। मना कर ले रानी जी। शैली को जरा अनम्यूट रुक शैली अनम्यूट करे शैली जी। शैली जी आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ प्रणाम बिटिया, हमको सिर्फ इतना बताओ, क्या तुम्हारी लग्न जो है गंडांत में है क्या? गंडांत समझती हो? खंडांत समझते हैं पर सर कभी चेक नहीं किया सर। 2020 है, रोहिणी में है, टॉरस। हाँ भाई शुरू में थोड़ी निकली है ना, तो भाई रोहिणी अगर अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी, तो यानी कि 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में है लग्न सर। 20 डिग्री 20 मिनट। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी जो है 20 डिग्री पे थोड़ा होता है बेटा, वहाँ पे होता है। ऐसी बातें कर रहे हैं। टॉरस लगन है, टॉरस। अरे वो तो हमने इसीलिए तुमको पकड़ा पूरी भीड़ में, टॉरस के कारण ही। वो तो ठीक है, हम कुछ और जानना चाहते हैं तुम्हारा चेहरा देख के। तुम्हारा लग्न एसेंडेंट पूरी तरह से क्षितिज से ऊपर निकल नहीं पाई है, हम ये जानना चाहते हैं। तो तुम हमें बता नहीं पा रही हो तुम्हारी लग्न की डिग्री है क्या? देख लो, बताना थोड़ी देर में।
सर मैंने आपसे वो प्रश्न पूछा था, आपने जवाब दे दिया इसका? पता नहीं क्या तो भूल गए हम। सर मुझे वो प्रश्न पूछना था कि जैसे अगर मेष लगन है और सर शनि सप्तम में बैठे हैं तो वहां पर नीच के हो जाएंगे ना कर्क उसमें मेष में आकर तुला लगन में, और सर अगर इसको अपोजिट कर दो, मेष लगन कर दो और शनि को वहीं बैठा दो, वो वहां नीच के हो जाएंगे। तो ये नीच का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है सर। मैम विनीता मैम, अब नीच भंग पढ़ाना तो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तुम थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचो। और तुम्हारा सवाल जो है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली भाषा अभी तुम्हारी इतनी शुद्ध नहीं है, तो हम सच बताएं तो हम तुम्हारा सवाल समझ भी नहीं पाए ठीक से। पलट देने से वो तो ठीक है, उच्च नीच का करेगा तो अपनी उच्च राशि को देखेगा, उच्च का करेगा तो अपनी नीच राशि को देखेगा। त्रिकाल सत्य है, ये तो होता ही होता है, क्योंकि 180 डिग्री पे उच्च और नीच के पॉइंट्स होते हैं, डिग्री वाइज पॉइंट होते हैं उस ग्रह के। तो वो बात ही तो सारी बातें ठीक है। तो इसको इससे तुम प्रेडिक्शन लेवल पे क्या जानना चाहती हो कि क्या? मैं ये जानना चाहती हूँ, मान लीजिए किसी का तुला लगन है, ठीक, अब तुला लगन के 7th हाउस में आ गई है मेष राशि। ऑब्वियस सी बात है, मेष राशि ही आएगी बिटिया। हाँ जी, उसमें वहां पर आ गए हैं शनि। ठीक है बिटिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं वैदिक कुंडली के अनुसार देखूं तो यहाँ पर शनि को भी नीच का मानेंगे। वो तो शनि तो वहाँ पे नीच का हो गया। हमको ये बताओ कि वहाँ पे तो लग्न में तो सूर्य नहीं बैठा है, दोनों एक्सचेंज तो नहीं है। नहीं, लग्न में सूर्य नहीं है सर। लेकिन सर जी सर, स्टेप बाय स्टेप चलो, नहीं कंफ्यूजन बढ़ेगा। सबसे पहले तुला लग्न जो है बैलेंस का साइन है, शुक्र का साइन है। और शनि जो है मेष राशि में 7th हाउस में नीच का हो गया। लेकिन यहाँ पे एक फायदा है, बेसमेंट में तो तुला राशि है, दिशा वाइज तो शनि स्ट्रॉन्ग है। शनि को वहां पे दिशा बल तो मिल रहा है, वो अलग बात है। शनि को एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे आदमी को ये जब भी कहीं किसी सामने वाले के पास काम कराने जाएगा तो इसको वहां पे एनवायरनमेंट नहीं, यहाँ पे शनि सिर्फ एनवायरनमेंट से मार खा रहा है, बेसमेंट से रॉ मटेरियल से मार नहीं खा रहा है। क्योंकि रॉ मटेरियल में तो काल पुरुष में तुला राशि वहां होती है, तो टहलती टहलती वहां पे मेष राशि आ गई है। और मेष राशि का एनवायरनमेंट यानी कि मंगल का तेजी। अब यहाँ पे डिमांड क्या है? मेष राशि कहती तेजी से चलो, तेजी से दौड़ो, फटाफट काम करो, सेनापति की काम करो। शनि क्या कहता, अबे हम तो लंगड़े हैं, कर खराब है, हम कैसे भागे, हम कैसे दौड़े, हम कैसे तलवार चलाएं, हम कैसे घोड़े बैठ जाएं। तो यहाँ पे क्या एनवायरनमेंट अनुकूल नहीं है। तो कहीं लग्नेश इस इंसान को बचपन से या शुरुआत से संघर्ष रहेगा। या अब जैसे ये चाह रहा है कि भाई साहब अपने पिताजी से कहा, पिताजी हमें साइकिल ही खरीद दो, हमको पैदल जाना पड़ता है स्कूल, नहीं खरीद पाएंगे किसी न किसी कारण से, लिफ्ट लेके जाएगा। तो यानी कि एनवायरनमेंट इसके अनुकूल है, उसको रगड़ेगा वो। तो सर नहीं, लेकिन सर अगर इसी कुंडली को हम उल्टा कर देते हैं, इस कुंडली में हम है सर 10 बार उल्टा करो, क्या फर्क पड़ता? अब हम इसमें लगन में बैठाते हैं सर मेष राशि, और अब हम सप्तम में बैठा देते हैं तुला राशि। तब बात दूसरी रहेगी। तब यहाँ पे क्या होगा? अब शनि जो है ड्राई, कूल और विंडी है, कर्म का प्लेनेट है। अब शनि, अब वो है सूर्य का हायर पोजीशन का स्थान, वहां पे सूर्य गर्म प्लेनेट, मंगल की राशि गर्म की राशि है, शनि कूल, ड्राई एंड विंडी है। तो पहली बात तो और अब यहाँ पे लग तो आदमी को सर्दी और गर्मी यानी कि टेम्परेचर एडजस्ट करने में हमेशा प्रॉब्लम होगी। कभी कभी तो पित्त के रोगी वो हो जाते हैं बॉडी में, क्या बोलते हैं उसको, अरे स्किन में ना एलर्जी हो जाती है, लाल लाल जब वो पड़ जाते हैं, ठंडी और गर्मी से, उस तरह की प्रॉब्लम रहेगी। शनि एक राशि में सूर्य के पास शनि सेवक, अब वो राजा का एटीट्यूड रख कर भी सेवक वाले काम करेगा, क्योंकि बेसमेंट में तो मेष राशि और यहाँ पे मेष राशि में शनि जो है डेबिलिटेड हो गया। तो यहाँ पे लगनेश यानी कि उसको फिजिकल लेवल पे, अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो, क्योंकि हीट और वायु से फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम भी हो सकती है। टोटल और प्लेनेट भी तो है ना, सिर्फ शनि से टोटल प्रेडिक्शन तो तुम यहाँ पे निकाल सकती हो कि चैलेंजेस होंगे, शुरुआत में मेहनत होगी, बर्थ वाले ईयर में किसी की घर में डेथ हो सकती है, चाहे नाड़ी से देखो चाहे वैदिक से देखो, सारे रिजल्ट।
फिर मेष राशि में भी बिटिया अश्विनी पड़ेगा, भरणी पड़ेगा, कृतिका पड़ेगा। मान लो भरणी में है तो रिजल्ट अलग होगा, अश्विनी में है तो उसका प्रोफेशन जो है मेडिकल से, हीलिंग से भी हो सकता है, भले नीच का है। नीच का ग्रह खराब थोड़ा होता है, नीच का ग्रह मतलब होता है कि एनवायरमेंट हमारे अनुरूप नहीं है, जिसको हमको मेहनत करके अपने अनुरूप बनाना है, जिसमें हमें आम आदमी से ज्यादा संघर्ष या मेहनत करनी पड़ेगी। नीच कलयुग में मैं तुम्हें बता दूं, कलयुग में ग्रह उच्च के नहीं होने चाहिए। कलयुग में चार्ट में जितने ज्यादा ग्रह नीच के उतनी बढ़िया राइज करने के चांस होते हैं। नीच के ग्रह ही कलयुग में सब देते हैं, उच्च के ग्रह भी देते हैं, लेकिन आदमी को आलसी बना देते हैं, निकम्मा भी बना सकते हैं। क्योंकि उच्च के ग्रह जब है तो तुम्हें प्रयास करने की जरूरत नहीं, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा, तो तुम्हारी कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी, तुम आलसी हो जाओगे। और नीच के ग्रह होंगे तो तुमको 2-2, 3-3 बार चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तो तुम कर्मठ रहोगे। तो मैं तो चाहता हूँ शनि नीच का लग्न में सबको मिले, तो तुम सब कर्मठ बनो, मेहनती बनो। कई बार धक्के खाओगे तो अपने आप ही मेहनती बने रहोगे। चलो भाई शैली जी, डिग्री बताओ लग्न की। लगन की डिग्री आ रही है 20, 16, 47। 20 डिग्री। सर टॉरस ही बता रहा है सर, रोहिणी में बता रहा है नक्षत्र। हाँ, कृतिका 10 डिग्री तक आएगा, तो 10 से फिर 23-26 तक ठीक है, तो रोहिणी में आएगा। तो तुम्हारा जो है टॉरस रोहिणी का है, तो 20 डिग्री। अच्छा, टाइम एकदम क्लियर है ना? टाइम में तो कोई 10-15 मिनट आगे पीछे नहीं है? ठीक नहीं है। सर। मैं ऐसा था, तुम जब कैमरा लगाए हुई थी तुम्हारा इतना ही चेहरा दिख रहा था, जब इतना ही चेहरा दिख रहा था तो हमें ये समझ में आया कि फर्स्ट हाउस खाली इतना ही निकला है, ये सेकंड हाउस होता है तो सेकंड हाउस नीचे है, यानी क्षितिज के नीचे है। तो लग्न की डिग्री 20 है, तो इसका मतलब अभी इतना हिस्सा निकला था तुम्हारा, तो यानी फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस थोड़ा सा ऊपर निकला है, बाकी क्षितिज, ये क्षितिज होता है। जैसे लग्न की डिग्री के नीचे क्षितिज है, क्षितिज से जितना नक्षत्र उगता है, तो तुम्हारा जब रोहिणी उगा और सेकंड हाउस में तुम इतना ही कैमरा तुम्हारा दिख रहा था शुरू से, तो मैंने इसलिए ये बात पूछी थी। अब तुमने कैमरा पूरा किया है तो हम समझ गए कि तुम्हारा फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस भी क्षितिज के ऊपर गया है वेस्टर्न साइड में, तो वो वही डिग्री है, वो तुम्हारा जो है वही होना चाहिए था। तो मैं सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको सीख रहा था, तुमने से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। सर एक बोलो बिटिया। सर जैसे शॉप होती है उसकी बेसमेंट कैसे देखेंगे? ये वास्तु कोर्स में आना, अब हमें याद थोड़ा है हर चीज, टिप्स पे। सर बताइए ना सर, हमारी शॉप ना सर 30 सालों से 15 सालों से सर सील है बेसमेंट, और सर उसमें पानी आता है गोडे तक। सर पड़ोसी भी गालियां देते हैं सर बहुत। बिटिया, बेसमेंट के देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। सीधी सी अब इस समय तो ये चर्चा जो है इतनी रैशनलाइज नहीं होगी, क्योंकि एकदम टॉपिक से भी कोई अलग क्वेश्चन है ये। पहली चीज देखो, बेसमेंट क्या है? जमीन के लेवल से नीचे। तो वृश्चिक राशि और कर्क राशि का इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी होगा। तो तुम्हारे कार्य क्षेत्र में या व्यापारिक दुकानें देखी जाती हैं तुला से, मार्केट प्लेस इज तुला। तो मार्केट प्लेस में अगर दुकान है तो इसका मतलब तुम्हारी दुकान तुला और वृश्चिक के मिले जुले असर को लेके है। तो तुमको अपने चार्ट में जिसके नाम से वो दुकान है उसको अपने चार्ट में तुला और वृश्चिक का इलाज कर ले, दुकान के ताले खुल जाएंगे या सही हो जाएगा। पानी जल वृश्चिक में गंदा पानी भी है, और तुला व्यापारिक है और बेसमेंट भी है वृश्चिक। कर्क राशि का भी रोल आता है इसमें, कर्क भी जमीन के नीचे की चीजों को दर्शाता है, क्योंकि कर्क जो है, कर्क नहीं, फोर्थ हाउस जो है वो हिबुक है। तो हो सकता है तुम्हारी तुला और वृश्चिक राशि थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ में पड़ती हो उस इंसान की जिसके नाम दुकान होगी। सर सबकी डेथ हो गई है, कोई आए नहीं हो। तो बिटिया फिर हम कैसे जवाब दें? हमें कुंडली तो जिसके नाम है या कोई जो उसके मालिक है वो तो दिखाओ। किराए की है, किराए की। अरे तुम तो फिर कहाँ है उसका मुंह पाल रही हो? तुम अपना काम करो, फिर हमें डिटेल में फोन करना। हमने तुम्हें देखो क्या कैसे देखना है ये समझा दिया तुम्हें इतनी देर में। अब तुम दिमाग अपना लगाओ, तुम उसकी मालिक हो। सर हमारा सोर्स ऑफ अर्निंग है सर, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। अरे बिटिया, अब ये पर्सनल चीज है। कल 10:30 से 12:30 हम चार्ट देखते हैं, अगर मौका मिले तो मिल जाए तुम्हारा फोन तो मिला लेना, जो हमारे समझ में आएगा हम बता देंगे ऊपर वाले को याद करके। ठीक है, धन्यवाद। चलो, और सवाल लेंगे जिज्ञासु जी? बिल्कुल लेंगे। ठीक है। नीना रानी करो जरा अनम्यूट। अगर ये लोग तो सब आराम से लोग रेस्ट करते रहते हैं, कुछ नए लोग पूछो, उनको पूछना है कुछ। अनम्यूट करे नीना जी। से वीनस बिगड़ता नहीं है ना इससे? ये सब जो सब लोग कैमरा बंद किए हुए?
अरे नहीं ठीक है, ये सब जो है राहु से ग्रसित हैं, शैडो से। ये नहीं, इनकी अनम्यूट नहीं कर रहे नीना जी। जाने दो, तो तुम अपने मन से कर लो भाई किसी को। वैभव जी अनम्यूट करें। नमस्ते सर। हाँ भाई, अब भैया बताओ क्या पूछना है तुमको। सर मेरे को पूछना था कि 12th हाउस में कैप्रिकॉर्न है, मरकरी वहाँ पे नहीं, रुक जाओ, टेम्पलेटेड एक एक करके। ऐसे ऐसे नहीं पूछा जाता, हम तुमको सब पूछने का तरीका देखो, हम इसको बताते कैसे। 12th हाउस में कैप्रिकॉर्न अगर है तो यानी कुंभ लग्न की वायु तत्व की कुंडली है। वायु Yes. तत्व जो है, कुंभ लग्न जो है नेचुरल काल पुरुष की गेन्स का हाउस है, इच्छा पूर्ति का हाउस है। यानी जातक लग्न से इच्छाओं का, डिजायर्स का, काम त्रिकोण आ रहा है। इसके 3, 7, 11 आएगा 1, 5 और 9 घरों में। काम त्रिकोण का जातक है। काम का मतलब इच्छाएं, यानी ये जातक इच्छाएं लेके पैदा हुआ है। ठीक है, पहली बात देखो, ऐसे जल्दी में नहीं सीख पाओगे। हम जब जैसे चार्ट देखते हैं वैसे देखो, कुछ भी सबसे पहले लग्न देखा, लग्न का त्रिकोण देखा, ये जातक पैदा क्यों हुआ है, ब्रह्मा का पेंडिंग कर्मा क्या है, इसका ब्रह्मा ने इसको भेजा क्यों है, इसको करना क्या है। अब इसके 10th हाउस में कर्म की राशि पड़ रही है। काल पुरुष की 10th राशि होती है मकर राशि। मकर राशि इसके 10th हाउस में पड़ रही, सॉरी 12th हाउस में पड़ रही है। 12th हाउस में मकर राशि होने का मतलब इसका कर्मा जेल से हो सकता है, हॉस्पिटल से हो सकता है, विदेश से हो सकता है, ओवरसीज से हो सकता है, पानी से हो सकता है, सपने देखने से हो सकता है, मूंगेड़ी लाल के राइटर हो सकता है। अगर चंद्रमा बैठ जाए, मंगल बैठ जाए तो कुछ और हो जाएगा, शनि बैठ जाए तो क्या हो जाएगा। तो अभी हमने एक खांचा बना लिया कि इसका कर्मा जो है विदेश के 12th हाउस से रिलेशन में है। बीमारी दूर कर सकता है क्योंकि 12th हाउस रिकवरी का है, 6th हाउस बीमारी का है, 12th हाउस जो है जेल का है। तो हमने एक माइंड में इतने से ही बैठा लिया कि अभी ग्रह तक तो पहुंचेंगे बाद में। एक चीज हमने बैठा ली कि एक तो ये इच्छा के कारण पैदा हुआ है, और 12th लॉर्ड और 10th लॉर्ड एक ही प्लेनेट शनि है, कर्म का नेचुरल कारक। यानी बॉडी का और विदेश का कोई ना कोई संबंध तो होना ही चाहिए, भले वहां से कोई आइटम मंगा के बेच रहा हो, या कंपनी में काम कर रहा हो, या खुद चला गया। यहाँ तक हमने माइंड में 1 सेकंड में बैठा ली। अब तुमसे पूछेंगे कि 12 अब तुम्हारा सवाल क्या है। एक लाइन थोड़ा थोड़ा करके बोलना, धीरे धीरे। 12th हाउस में मरकरी एंड सन, बट मरकरी इज रेट्रोग्रेड एंड कंबस्ट। हाँ ठीक है, मरकरी कंबस्ट है और रेट्रोग्रेड है, और जो है सूर्य के साथ बैठा है। तो अब मकर लग्न में मरकरी 6ठे का मालिक है, सूर्य 8वें का मालिक है। हाँ है ना? हाँ जी। षष्टेश और अष्टमेश जो है 12th हाउस में बैठ गए। षष्टेश और वो बात की बात है, अभी नीच उच्च बात में नहीं, अभी इतना जल्दी नहीं करेंगे। अरे भाई विपरीत, आई थिंक विपरीत राजयोग। थोड़ा सा यहाँ पे देखो, हम भी जोश में आके गड़बड़ कर गए। जब मकर लगे ना तो वहाँ कुंभ राशि थोड़ा पड़ेगी, वहाँ पे 9 नंबर की राशि पड़ेगी, धनु मरकरी। हाँ जी, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, बात में थोड़ा फ्लो में हम निकल जाते तो भूल जाते हैं क्या हम पढ़ा रहे थे। तो हमने शायद वहाँ पे कुंभ राशि बोल दी थी, शनि की राशि नहीं पड़ेगी वहाँ पे धनु राशि पड़ेगी। मकर लग्न है ना, 2nd हाउस में कुंभ राशि पड़ेगी। तो अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं चीजों को। तो मकर लग्न बताई थी ना तुमने कंफर्म? नहीं सर, एक्वेरियस लग्न। हाँ, 12th हाउस में मकर, 12th हाउस में मकर। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? अरे नाम बताओ अपना। वैभव। तो ऐसा है, 2.5 घंटा हो गया, इसका मतलब अब जो है शब्द हमारा साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि देखो कैलकुलेशन किया सही किया, फिर वो एकदम से खुद ही कंफ्यूज हो गए, उसमें राहु सवार हो गया हमारे ऊपर। तो अब ऐसा है, अब सवाल जवाब लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम ठीक है सर, कोई नहीं, इसलिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, जल्दी बोलने से नहीं होगा, वो इसका मतलब अब एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई है हमारी। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो अब थोड़ा रेस्ट चाहिए। कल मिलते हैं, कल तुम्हारा सवाल को सबसे पहले ले लेंगे, ठीक है? ओके सर, हो जाता है ऐसा, 2.5 घंटे बोलने के बाद कैलकुलेशन काम नहीं करता है, तो आई एम सॉरी। मजेदार मजा नहीं आएगा इस क्वेश्चन को लेने में, लेकिन तुम सबको बस श्वेता का एक क्वेश्चन लेंगे लास्ट, और क्योंकि ये हंसते हंसते पूछती है तो शायद एनर्जी बन जाए, तो फिर दोबारा थोड़ा ले लेंगे। चलो श्वेता, लास्ट क्वेश्चन है, पूछो, फिर कल मिलेंगे सबसे। सर थैंक यू सो मच, यू टीच वंडरफुली सर। बहुत प्यार से, बहुत पेशेंटली पढ़ाते, ये तो सभी बोलते हैं, बट फिर भी मैं बोलती हूँ, आप बहुत दिल से पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच सर। 2-3 क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा आप। आराम से बोलना, तो हम भी माइंड में बना पाएंगे।
मैं जल्दी, हम लोग इसलिए बोलते हैं सर ताकि वो जो बैठे हुए हैं ना वहाँ पे, वो हमको म्यूट कर देते हैं फट से, ताकि हमारे क्वेश्चन पूरे नहीं होते, इसलिए हम लोग डर के फटाफट बोलते हैं। चलो बोलो, बताओ, हम थोड़ा बना तो म्यूट करेंगे ना। हाँ सर, सॉरी, मैं जानती हूँ। हम बना लेंगे, पेपर ले लिया मैंने, तो दिमाग से उतर जाएगा तो पेपर, वैसे नॉर्मली हम बनाते नहीं है। चलो बोल लो, बताओ। सर गुरु की दृष्टि कहते हैं कि जहां पर भी पड़े गंगा जल की तरह होती है, ठीक है, लेकिन गुरु अगर बुद्ध को मतलब ऐसा कहते हैं लाल किताब में कि पारा सोने को लगे या सोना पारा को लगे, खराब गुरु ही होता है। गुरु की दृष्टि अगर पड़ती है तो उसको हम कैसे देखते हैं सर? अगर गुरु बुद्ध साथ में हो, आपने कहा बहुत अच्छा होता है कुछ हद तक, है ना, तो उसमें हम कैसे देखते हैं? और अगर गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ती है मल्टीपल प्लैनेट्स पे, जिसमें बुध रेट्रो हो एक प्लैनेट, तो हम उसको कैसे देखेंगे? हम देखेंगे कि उसके कारकत्व में बढ़ोतरी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, गुरु अगर 12 से देख रहा हो या 8वें घर से देख रहा हो अपनी 5वीं दृष्टि से सूर्य, बुध और शनि को, तो ये खराब जगह बैठ के गुरु देख रहा है एक तरीके से, तो वो उसका खुद का ही घर है, 12वां घर गुरु का। कई सारे मल्टीपल क्यूरीज को तुमने एक ही माला में पिरो के हमारे गले में डाल दिया है, ठीक है, तो ऐसे नहीं सीख पाओगी। एक एक चीज को क्लियर करो। सबसे पहले तुम ये बताओ, गुरु की दृष्टि के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? तुम सबके, हम तुमसे सुनेंगे सबकी तरफ से। तुमने इतने सारे क्वेश्चन को एक में ब्लेंड कर दिया कि वो तो फिर 1 घंटे क्लास हो गया, लेकिन एक एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल तुम्हारा था कि गुरु की दृष्टि अमृतमयी होती है, शुभ होती है, इस पे तुम्हारा क्या विचार है, क्यों होती है? सर एक तो हमने वो स्टोरी भी पढ़ी थी, आप स्टोरी से कनेक्ट करते हैं, इसी बुक में मैंने पढ़ा था नवग्रह पुराण में, कि शुक्रदेव ने अपनी बिटिया की शादी में भी उनको बुलाया था और उन्होंने कहा कि मेरी बिटिया की शादी खराब हो सकती है लेकिन आप आइएगा। वो देखते रहे लगातार और शादी बहुत अच्छी गई। तो उन्होंने बोला कि देखो शादी तो बहुत अच्छी हो गई। तो शुक्रदेव ने बोला कि आपकी नजर थी गुरु, इसीलिए मेरी बिटिया की शादी बहुत अच्छी हो गई। तो ये तो निर्विकार रूप से सिद्ध हो गया कि गुरु की दृष्टि शुभ होती है मैक्सिमम जगह, ठीक है। अब तुम बात समझो, गुरु की तुम्हारे पास जो देने के लिए है वही तो तुम दोगी। हमारे पास ज्योतिष है, तुम ज्योतिष दे रहे हैं। अब हम तुमको एंथ्रोपोलॉजी तो पढ़ा नहीं देंगे, या हम तुमको डायनेमिक्स पढ़ा दें, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दें, तो ये उम्मीद तो तुम हमसे करो नहीं। गुरु वो हमारे पास है, वही तो हम अच्छे तरीके से तुम्हें पढ़ा सकते हैं, अमृतमयी तरीके से दे सकते हैं। तो गुरु जिन घरों का मालिक है चार्ट में, ठीक है, 6, 8, 12 का मान लो मालिक है, या त्रिशडाय का मालिक है, तो वो उन घरों का स्वामित्व है उसके पास। तो वो जो देगा तो उन घरों के हिसाब से स्वामित्व, एक नेचुरल बेनिफिट है, वो तो एक अलग मैटर है ही है। लेकिन जिन घरों का हम लॉर्ड हैं, हम वही चीज तो दे पाएंगे। हम अगर बैंक में नौकरी करते हैं तो हम कैश रुपया, नई गड्डी दे सकते हैं। अब हमसे कहो कि हम तुमको नए जेवर दे दें बैंक से निकाल के, तो वो नहीं दे सकते ना। नई गड्डी दे सकते हैं पुराने नोट के बदले, तो हम क्या देंगे तुम्हें? तो जिसपे हम बैठे हैं, जो हमारा स्वामित्व है, जो हमारा कारतत्व जुपिटर के पास उस पर्टिकुलर चार्ट में जिन चीज का कारतत्व है, और फिर जहां देख रहा है वहां पे वो नीति देता है, ज्ञान देता है। ज्ञान उसका एक कारतत्व है। तो वो भले फिर नौकरी पे डाल दे, अष्टम पे डाल दे, सप्तम पे डाल दे, पंचम पे डाल दे। अब सप्तम में मार लड़ाई चल रही मियां बीवी की, लेकिन ज्ञान की रोशनी आ गई तो भाई मामला सुधर गया। तो ज्ञान प्रज्ञा, देखो गुरु के बारे में एक वर्ड याद कर लो, गुरु प्रज्ञा है, विजडम है। तो अगर दोनों मियां बीवी में विजडम हो तो क्या फिर तलाक रुक जाएगा ना? तो गुरु यहाँ पे कोई जादू नहीं है, गुरु विजडम है। उस काम में विजडम आ जाती है, उस रिश्ते में, उस घर में विजडम आ जाएगी। और विजडम जहां भी आ जाएगी, धर्म जहां भी आ जाएगा, वहां पे तो अमृत छिड़क ही जाता है बिटिया। तो अगर गुरु लगन लॉर्ड है तो मतलब वो अपनी जितनी सेवा होगी वो उन ग्रहों के कारकत्व के लिए वो जरूर करेगा, फिजिकल मेहनत। गुरु लगन लॉर्ड होगा तो या तो 9th होगा या 12th होगा राशि वहां पे, ठीक है, तो धनु होगी या मीन होगी। जी मीन लगन हुआ। राशि होगी तो गुरु के पास सुख का भी डोमेन है, गुरु के पास लग्न का डोमेन है। तो ये तो गुरु के पास क्या आया? फिजिकल बॉडी का डोमेन आया, और गाड़ी भूमि वाहन माता का डोमेन आया। अब देखो गुरु बैठा कहाँ पे है, बताओ गुरु कहाँ बैठा है? तुम कहीं भी बैठाओ, कहीं भी बैठा दो, वास्तु में समझा दे कैसे होगा। वही जैसे सर 12th में बैठ करके अगर वो 4th हाउस में अभी तुम समझो, यानी आदमी फिजिकल शरीर से और मकान
कहाँ बना रहा है, ओवरसीज में बना रहा है, ओवरसीज में पहले तुम समझो क्या क्या इसमें प्रॉस्पेक्ट है, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, माता तत्कालिक चार्ट में माँ को रिप्रेजेंट कर रहा है, घर को रिप्रेजेंट कर रहा है, गाड़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सुख को रिप्रेजेंट कर रहा है और लग्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। लग्न अपने आप में एक हाई पोस्ट है, एक ऊंचा मुकाम है और ये सब 12th में चला गया। तो इसमें 2-4 चीजें हो सकती हैं। अब लग्न तो अपने से 12वीं गई है, बिटिया समझो, फिर से बोल रहा हूँ, लग्न अपने से 12वीं गई है, लेकिन चतुर्थ हाउस का लॉर्ड होके वो अपने से नवम गया है, माता अपने से नवम, भूमि अपने से नवम, यानी सुख का भाग कहाँ होता है, 12 हाउस में होता है। तो ऐसे आदमी का भाग तब बढ़ेगा जब वो देना सीखेगा, जितना वो देगा उतना उसको सुख का भाग, क्योंकि 4th हाउस का भाग कहाँ है, 12th हाउस में है। तो गुरु की क्वालिटीज, गुरु ज्ञान देना, विजडम देना, जितना देगा लोगों को उतना पाएगा, उतना उसका भाग बढ़ेगा। उसका सुख कहाँ है, देने में है। उसको जीवन में सुख सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, जब वो देना जानेगा। 12th में देना है। ठीक है, हम तो तुम्हें बहुत लेवल पे चीजों को समझा सकते हैं, लेकिन तुम मुंडेन लेवल पे अब ये सवाल को अगर देखना है तो मुंडेन लेवल में ये समझो, मकान, विदेश। अब नाड़ी में 4th हाउस से एजुकेशन भी देखते हैं, तो यानी कि विदेश में एजुकेशन पाके, दूर दराज में छुपी हुई एजुकेशन पाके वो अपने भाग में, अपने सुखों में बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि गुरु के पास सुख का डोमेन है। और सुख कहाँ है, 12th में, यानी छुप के आइसोलेशन में गुरु से दीक्षा लेना, गुरु के सानिध्य में रह के कुछ सीखना, आइसोलेशन में जाके कमरे में। अब जैसे इसको ज्ञान कहाँ मिलेगा, इसको एक दिन 12th हाउस में आइसोलेशन में अपना कमरा बंद करके, अंधेरा करके ये इंसान बैठा होगा, अपना मंत्र कर रहा होगा, इसको एकदम से प्रकाश, गुरु का प्रकाश मिल जाएगा। तो ये अकेले में रह के गुरु मंत्र करे, इसको, इसका भाग उठ जाएगा। कैसे, 12th हाउस आइसोलेशन है, गुरु ज्ञान है, गुरु वेद है, आइसोलेशन में जाके वेद पढ़े, ज्योतिष पढ़े, मंत्र शक्ति करे, फायदा होगा, सुख बढ़ेगा, वही सुख है, वही सुख है उसके जीवन का। अब इसको तुम कितने भी कारतत्व में लगा लो, एनर्जी यही रहेगी। चतुर्थ लॉर्ड अपने से नवा है और लग्न लॉर्ड अपने से 12वां है, तो इसको दोनों तरह से ही देने में सुख है। सुख भी छोड़ना पड़ेगा, ऐसे जातक को सुख को छोड़ना भी पड़ सकता है। सर चतुर्थ लॉर्ड तो नहीं हुआ सर? अरे बिटिया, जब धनु लग्न होगी तो चतुर्थ लॉर्ड बुध गुरु नहीं बनेगा। अच्छा, धनु लग्न में, ठीक है सर। मीन में भी करके दिखा देंगे अभी। मीन में यही चीज, प्रोफेशन और लग्न से बना लो, प्रोफेशन का में धनु आ जाएगी, मीन लग्न जब होगी तो धनु जो है 10th में आ जाएगी, तब इसका कॉम्बिनेशन बना लो। और सर आपने जैसे कहा कि बुद्ध जैसे 12th में हो तो वो आदमी अंधेरे में पढ़ता है या अपना अलग जाके पढ़ता है, गुरु वाला भी ऐसे ही करता है सर? वो भी मतलब गुरु वाला टीचिंग, गुरु वाला क्या है, पूजा पाठन अकेले में करेगा, सिद्धि अपने गुरु की भक्ति, क्योंकि बुद्ध जो है एजुकेशन है और गुरु जो है प्रज्ञा है, ज्ञान है, विजडम है, वेद है, पुराण है, तो ऐसी चीजें दीक्षा लेगा जाके अकेले में एजुकेशन पूरी करके। तो यहाँ पे कारक सिर्फ बदल गए और कुछ थोड़ा है। अब जैसे तुम तो मान लो वीनस है, तो चलो बताओ क्या करेगा, छुप के बिक्की डोनर बनेगा, बांटेगा हर जगह जा जाके। ठीक है, तो देखो तुम कारक लगाओ और वहां पे सीधे अकेले में। 12th हाउस तो आइसोलेशन है ही। अब आइसोलेशन में मान लो मंगल है तो क्या करेगा, मंगल भाई का कारक है, मंगल उसके बाद छुपी हुई प्रॉपर्टी होगी जो किसी को बताएगा नहीं, एक प्लाट लेके रखा होगा उसने। और सर अगर शनि राहु आ जाते हैं, अरे तुम बड़ी बदमाश हो बिटिया, कर्मा छुपा हुआ होगा। कर्मा, शनि क्या है, कर्मा है, राहु है छुपाने वाला, पर्दा डालने वाला, अंधेरा डालने वाला, हेलुसिनेशन, यानी इससे कर्मा छुपे हुए हैं, बताएगा नहीं हम क्या करते हैं। तुम ऐसे आदमी से मिलो, तुम्हें लगेगा यार ये तो जैसे वो कौन अभी अखिलेश यादव के राज में पकड़ा गया जैन साहब, तो पता लगा कन्नौज में जो है इत्र का काम करते थे, स्कूटर पे चलते थे, करोड़ों और रुपया निकल आया घर से, काम का करते पता ही नहीं। तुम लॉजिक नहीं लगा पाती हो। शनि कर्मा, राहु छुप गया, छुपे हुए कर्मा 12th हाउस में। तो 12th हाउस से रिलेटेड कर्म भी हो सकते हैं उसके छुपे हुए, इन द सेंस कि वो चैरिटी छुपे हुए से, हाँ छुपे हुए से भी 12th हाउस से भी कर्मा। अब राहु फोटोग्राफी है, शनि कर्मा है, जितनी पॉर्न इंडस्ट्री की फोटोग्राफी होती है सब यहीं से होती है। अब एनवायरनमेंट मिल जाए बस तुमको वहां का, ठीक है, लेकिन इससे एकदम एग्जैक्ट ऑपोजिट पर्सनालिटी भी हो सकती है। वो तो ग्रह, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो यही कर्मा जो है आईटी में, कम्युनिकेशन में, नासा में, क्योंकि विदेश है, आइसोलेशन है, दूसरी दुनिया है। 12th हाउस में तुम दूसरी दुनिया में जाते हैं मोक्ष प्राप्त करके, तो नासा
राहु जो है उपग्रह का कारक है, शनि कर्मा है, तो नासा में देखो कॉम्बिनेशन वही है, बस तुमको पूरे चार्ट से समझना पड़ता है कि किस तरफ चार्ट झुक रहा है। यही कॉम्बिनेशन नासा में भी ले जाएगा, यही कॉम्बिनेशन तुमको जो है परवर्टेड भी बना देगा। राइट सर। सर और अगर बुध रेट्रो होता है तो उसमें हम दूसरे घर का ले लेते ना सर, बस छोटा रेट्रोग्रेड होता है तो 3 गुना पावर से अपने पिछले जन्म के कर्मा जो पीछे वाले घर में होते हैं उनमें जाके उनको निपटाने का प्रयास करता है। एक लाइन में समझो, ठीक है। रेट्रोग्रेड का मतलब कि मैं पीछे कुछ ऐसा छोड़ आया हूं जिस पे मेरा मन लगा हुआ है, मुझे वहां जाके उसको निपटाना है, तब दोबारा फिर आगे बढ़ना। तो फिर वो जिस घर का लॉर्ड है वो देख ले, हम उससे रिलेटेड भी होगा। घर के कारतत्व भी फंसेंगे वहां पे, जो वाया उस जहां बैठा है और जो पीछे का घर है उसके जरिए पूरे किए जाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, पॉइंट तुमने बढ़िया लाया कि जिन घरों का वो लॉर्ड है वो भी देखना पड़ेगा फिर यहाँ पे। और उसपे अगर गुरु या शनि की दृष्टि आ रही है या संग बैठा हुआ है तो उसको भी मिलेंगे। हाँ बताइए, बता इससे ज्यादा नहीं बोल पाएंगे बेटी। ठीक है, थैंक यू सर। सोचो, विचार करो, तो फिर लेके करके आती जाएगी, नमाज में यहाँ चला गया, इससे कंजक्ट हो गया, तो कुछ तो अपना भी लगाओ ना। कोई कुंडली का नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रही हूँ कि इससे हमको सबको हेल्प हो रही है। आपने जो अभी खोल के बताया कि कैसे क्या होता है, लेकिन सर एक जो भी तब से राहु का सवाल चल रहा था, बताने के चक्कर में हमारा सिलेबस तो छूट जाएगी ना 15 दिन में, फिर हम कैसे पूरा कर पाएंगे? धीरे नहीं पढ़ा रहे सर, ये गलतफहमी है आपको। आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इंटरेस्टिंग पढ़ा रहे हैं। 30 दिन का सिलेबस तुमको 15 दिन में पढ़ाएंगे तुम समझ लो, क्योंकि बहुत तेज भी पढ़ाते हैं और टाइम भी लेते हैं। तो मान चलो ये 30 दिन का ये जो सिलेबस है ये अच्छा खासा, भाई तो 6 महीने का सिलेबस है, ये हम तुमको 30 दिन का सिलेबस 15 दिन में पढ़ाएंगे, कैसे भी आपको नहीं होगी सर स्टूडेंट से, निश्चिंत रहिए। हाँ, तो होता क्या ना कि हमको डर लगता है ऐसा तुम सब मेरे खिलाफ मोर्चा खोल दो तब हम तो बिना बात के नप जाएंगे। सर तो जबरदस्ती आपको इसलिए दोपहर में फोन भी नहीं करते, सुबह मुझे पता है आप बहुत बिजी रहते हैं, तो इसलिए तुम लोग के लिए तो हम हैं, और ऐसा थोड़ा है। थैंक यू सर। प्लीज अकेले जितना कर सकते हैं उतना ही तो कर पाएंगे। अच्छा एक बात तुम सब मेरे भाई बहनों, एक बात समझो, बात तुम सबके चार्ट की नहीं है, दुनिया में जितने भी चार्ट हैं वो सब जो है काम त्रिकोण से ओतप्रोत होते हैं। सबकी इच्छाएं है ना, इच्छाएं हैं, किसी को मकान चाहिए, किसी को शादी नहीं हो रही, तो बहुत ज्यादा इच्छाओं और चार्ट सब बेटा जीवित होते हैं। जितनी भी कुंडलियां होती हैं उनमें सब में जीवन होता है। जैसे हम उनको देखते हैं वो सारी इच्छाएं, लस्ट, लव, पैशन और दुनिया की चीजें हमारे ऊपर आने लगती हैं। तो अगर हम बहुत ज्यादा चार्ट देखेंगे तो फिर सेहत हमारी बिगड़ने लगती है। बात को समझो, वो चार्ट नहीं देखने चाहिए भाई। हमें कोई पैसा तो है नहीं कि हमको पैसा आ रहा है तो हम अनाप शनाप चार्ट देखते ही रहें, लेकिन उसके चक्कर में हमारी जो क्षमता है वो क्षमता डिक्रीज हो जाएगी। हम एक पर्टिकुलर कुछ कुंडली से तो न्याय कर सकते हैं। भाई तुम में से कभी किसी ने हमसे ये नहीं पूछा कि गुरुजी मोक्ष मिलेगा, अपने माता पिता की सेवा कर पाएंगे? तुम सब हमसे क्या पूछते हो? नौकरी चेंज होगी, गाड़ी आ जाएगी, विदेश चले जाएंगे? अभी ये कोई सवाल है ज्योतिष के? किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि हमारा खून बढ़ जाए 2 बोतल, यार गुरुजी माता पिता की सेवा करने का मन है, कर पाएंगे? देख के कुंडली बताओ। तो हम भी कहें हाँ ये सवाल आया, गुरुजी हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, धर्म कर्म कर, ये तुम में से कोई पूछता नहीं है। तो जिस तरह तुम लोग सवाल पूछते हो उससे तो हमारी एनर्जी खींच जाती है ना। तो मैंने जो प्रश्न लिखे थे उसमें पहला प्रश्न यही था कि हम अपना पर्पस कैसे जाने सर। अब धीरे धीरे 15 दिन सीख जाओगे, परेशान ना हो। नहीं सर, वो बहुत जरूरी है जानना कि वो कंप्लीट कर ले तो चलो वैसे हमारी बात से देखो बुरा ना मानना, माथी मजाक करते हैं, लेकिन हम दिल से नहीं बोलते तुम लोग हंसाने के लिए कि तुम लोग जिंदा दिल रहो, सो ना जाओ क्लास में हमारे, इसलिए हमें आदत है। एक्स्ट्रा क्लास लीजिएगा उस दिन, आप कुछ ऐसी बातें अपने बारे में बताएगा कि आपकी जर्नी कैसी रही। और एक सर एक क्वेश्चन ये था, आपने उस दिन बोला था फर्स्ट क्लास में, सेकंड में, कि जो लोग ज्ञानी ध्यानी होते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक एक करके अपने ग्रहों को हटाते जाते हैं। तुम पहले अपना चार्ट हमको भेजो, पहले देखे तुम्हारे जो है कितने कीड़े हैं सुलेमानी बड़े बड़े ज्योतिष को लेके, पहले ये तुम समझे फिर तुम बताएंगे। ये जो आपने बोला वो डर के मारे नहीं पूछते, ये जो सवाल आपने बोला कि ये पूछते नहीं हो कि माँ बाप की सेवा करें, ये सब चीजें दिमाग में है सर। नहीं हमने तुम्हें समझाने के पर्पज से बोला। और ज्योतिष प्रेडिक्टिव नहीं है, ज्योतिष जीवन जीने की कला है, वेद का अंग है। ये जिस दिन तुम लोग समझ जाओगे, और एक ही तुम लोग और समझा दें, जितने ज्यादा लोग जो सवाल पूछते हैं उनका चंद्रमा उतना जो है बैलेंस नहीं होता। जिसका चंद्रमा खराब होगा वो सबसे ज्यादा सवाल पूछेगा। चल धीरे धीरे हम 15 दिन में बहुत सारी तुम्हें महीने में बातें अक्रॉस सिलेबस से बाहर के दिखा देंगे, ठीक है? चलो ठीक है, बड़ी अच्छा लगता है तुम लोग साथ।
bless you sir, thank you. बाय, टेक केयर। बाकी जो उनके सवाल नहीं रह गए, परेशान नहीं होना, ले सबके लेंगे आगे पीछे। Recording stopped.